जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत उम्दा और सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपनी प्यारी सी क्लास पर, जिसका पहले ही सवाल यहाँ पर देखना क्या है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, यहाँ पर हमें आंसर देना है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए दोस्तों, उद्धत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए यानी सतर्क रहना चाहिए। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है अभी देखना सवाल के अंदर। इसमें कह रहा है हमसे कि परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग हमें बताना है। आप अच्छे से जानते हो कि जो उपसर्ग होता है हमारा, वो मूल का जो मूल शब्द होता है, जैसे मैं यहाँ पर मूल शब्द लिखूं, कोई मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको हम दोस्त उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, आप अच्छे जानते हो। जो क्रिया के साथ लगते हैं उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं उनको तदित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमसे परिक्रमा पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर परिक्रमा लिखूं, परिक्रमा, और परिक्रमा लिखने के बाद इसको तोड़ू, इसका मूल शब्द निकालू, तो आप कहोगे परि अलग कर दो। बोले ठीक है कर देते हैं, प्लस यहाँ पर क्रमा अलग कर दो। दोनों को जब मैंने अलग किया तो यहां पर जो मिलेगा ये शुरू वाला परि, परि यहां पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्रमा है ये हमारा मूल शब्द बन जाएगा, ये मूल शब्द बन जाएगा। तो परि यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा यानी उपसर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्भव है, कौन सा शब्द तत्भव है। तत्भव आप अच्छे जानते हो क्या होता है। आप कहोगे तत्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत के रूप को बिगाड़कर हिंदी में लेके आए हैं। ठीक है भाई, यानी हिंदी वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं भाई, हिंदी वाले शब्दों को हम तत्भव बोलते हैं। और तत्सम किसको बोलते हैं, तत्सम, तत्सम किसे बोलते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हमसे क्या, तत्भव यानी हिंदी वाला शब्द हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आदि, आदि देखो तत्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। आदि, आदि होता है शुरू होना, और आदि को तत्भव में शुरू होना बोलते हैं। यहाँ पर घोड़ा, हाँ घोड़ा आंसर बन जाएगा। घोड़ा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तत्भव में घोड़ा बोलते हैं लेकिन तत्सम में अश्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, अश्व बोलते हैं, अश्वगंधा। हाँ हाँ, अश्व बोलते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ है। यहां पर क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे मुहावरा पूछ रहा है। और मुहावरा क्या है, मुहावरा है कठपुतली बनना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है भाई, कठपुतली बनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। बोले कह रहे हैं कि कठपुतली बनना दूसरों के इशारे पर नाचना। नाचना सिर्फ नाचना नहीं होगा, अगर आप यहां पर सिर्फ नाचना कर दोगे तो गलत हो जाएगा। नाचना नहीं होगा, किसी को बांधना, बांधना भी नहीं होगा। बांधने का मतलब क्या हुआ, अपने बंधन में अपने अधीन कर लेना नहीं होगा। किसी दूसरे के संकेत पर नाचना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी दूसरे के संकेत पर नाचना, संकेत मतलब यहां पर संकेत का अर्थ है इशारा, इशारा, संकेत का अर्थ है यहां पर इशारा, किसी के इशारे पर नाचना। किसी को बुलाना नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। आप अच्छे जानते हो जो रस होते हैं हमारे वो कितने हो जाते हैं,
जो रस होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर आना चाहिए कि हमारे जो रस होते हैं वो टोटल अगर हमसे रस पूछे जाएंगे यानी कुल रस पूछे जाएंगे तो 9 हो जाते हैं। और अगर भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के अनुसार हमसे पूछा जाएगा तो रसों की संख्या 8 हो जाती है। ठीक है भाई, अगर 8 रस हैं तो भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव इनके स्थाई भाव भी कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे ये भी 8 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर कुल रस के स्थाई भाव पूछा जाएगा तो 9 हो जाएंगे। आप कहोगे इनमें एक कौन सा वाला रस है जो ऊपर नीचे हो रहा है? तो वो है नवारस। नवारस जिसको हम शांत रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? जिसको हम शांत रस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका स्थाई भाव जो होता है उसको बोलते हैं निर्वेद। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निर्वेद। ठीक है भाई, शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है और यही नवा रस होता है हमारा। तो आंसर में क्या पूछ रहा है? आंसर में पूछ रहा है हमसे कि भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो संसार से वैराग्य होने पर नहीं भाई, संसार से वैराग्य होने पर नहीं होती। क्रोध भाव दर्शाने पर नहीं भाई, क्रोध भाव दर्शाने पर नहीं होती। घर विनाश के पश्चात, जब घर आप किसी का बर्बाद हो जाता है उस समय भयानक रस नहीं भाई। भयानक रस की उत्पत्ति होती है जब भयानक स्थिति कोई सामने खड़ी हो। तो यहां पर कह रहा है कि वह की स्थिति या वह स्थिति उत्पन्न होना, वह स्थिति नहीं, यहाँ पर भय होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने, यहाँ पर भय होना चाहिए था, भय की स्थिति उत्पन्न होना। भय की स्थिति उत्पन्न होना, भय की स्थिति मतलब कोई किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान बुरी तरीके से मार रहा है तो वहां की भय स्थिति हो जाएगी। या फिर ऐसी कोई खतरनाक स्थिति, जैसे बहुत खतरनाक कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शेर मिल जाए कुछ इस तरीके से, तो वहां पर क्या होता है? भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भय नहीं बल्कि भय होगा, यहाँ पर भय की स्थिति उत्पन्न होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? जब कहीं पर भय या डर का माहौल बना हुआ हो। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। कभी कभी पीडीएफ में मिसप्रिंट हो जाता है ना, तो उसको हम सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में क्या कह रहा है कि निम्न में निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। आप अच्छे जानते हो निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं। निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें जो क्या लगा हुआ होता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, या प्रश्नवाचक शब्द बोल सकते हैं, चिन्ह नहीं। अगर मैं इसको शब्द बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में लगा हो। ठीक है भाई, ये है। अगर प्रश्नवाचक कोई शब्द है और वो वाक्य के शुरू में लगा हुआ है तो वही हमारा क्या बन जाता है? निषेधवाचक वाक्य बन जाता है। अब प्रश्नवाचक कोई भी हो सकता है, का होता है, कौन हो सकता है, किसका होता है, जिसका होता है, कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तो सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये तो साधारण वाक्य है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एक साधारण वाक्य बन जाएगा। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? आप यहां पर देखो क्या पहले लगा हुआ है, वो कहीं है ही नहीं। अरे ये तो विस्मयादि हो जाएगा, ये तो विस्मयादि हो जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि इसमें अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको हम मिटा लेते हैं और करते हैं खल्ला बल्ला। क्या कह रहा है इसमें हमसे कहा जा रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कभी कभी इनका पूरा नाम ना आके सिर्फ इतना भी आ जाता है, इतना निराला, कि निराला जी की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है, ऐसे भी पूछ सकता है। इनका पूरा नाम ना आके कभी कभी आधा भी आ जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, इनकी जो रचना है
उसका नाम है जूही की कली। कौन सा बन जाएगा? जूही की कली। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो झरना है, झरना हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी झरना, समझ रहे हो। और निहार जो हो जाएगी ये महादेवी वर्मा की हो जाएगी। किसकी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और भी रचनाएं हैं, जैसे जूही की कली। जूही की कली जो है ये पहली रचना है इनकी, ये जो है ये पहली रचना, ये इनकी पहली रचना है। और जो इनकी बाकी रचनाएं हैं वो भी आप लिख लो चाहे, जैसे अप्सरा, जैसे अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा भी क्या है? इनकी एक रचना का नाम है। एक इनकी अप्सरा हो जाएगी, यानी दूसरी मान लेते हैं। और तीसरी हो जाएगी नए पत्ते, नए पत्ते, नए पत्ते, ये भी हो जाएगी। और चौथी आप यहां पर लिखना चाहोगे तो आप लिख लो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये भी इनकी रचना हो जाएगी। और पांचवी आप लिखना चाहो कुकुरमुत्ता लिख लो, बहुत फेमस इनकी रचना है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता भी इनकी बहुत फेमस रचना हो जाएगी कुकुरमुत्ता। और इनकी एक रचना हो जाती है, एक इनकी रचना हो जाती है परिमल, बहुत बढ़िया रचना है इनकी परिमल, परिमल इनकी एक रचना हो जाती है। तो ये सब की सब रचनाएं किसकी हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। ठीक है भाई, कौन कौन सी हो गई? अप्सरा हो गई, नए पत्ते हो गए, और जूही की कली हो गई, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, परिमल, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्त? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना हो जाएंगी। और एक रचना और होती है इनकी आराधना, 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 आराधना भी क्या है भाई? इनकी एक रचना का नाम हो जाता है। तो जितनी रचना इनकी इंपोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा दी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले पे आ जाए? बोले हाँ आ जाओ। अगला सवाल क्या है भाई? देखना, इसमें कह रहा है कि गण के विरुद्ध नाम होना, ये गण नहीं गुण होगा यहां पर, ये गलत कर दिया भाई, यहां पर ये होगा गुण। गुण के विरुद्ध नाम होना के लिए लोकोक्ति है। गुण के विरुद्ध यानी इंसान के ऐसे संस्कार या गुण नहीं है लेकिन नाम अच्छा है। और ये वाला मुहावरा सूट करता है नेताओं पर। नेताओं पर कैसे? कि उनके गुण तो ऐसे नहीं होते लेकिन उनका नाम बहुत होता है। कहते हैं ना, जितना ज्यादा नेता झूठा होगा, है ना, वो उतना ही ज्यादा अच्छा नेता होगा। समझ रहे हो? क्योंकि उनके गुणों के विपरीत बातें होती है। जैसा बोलते हैं ऐसा होता नहीं है, 10% ही हो पाता है शायद, ज्यादा नहीं। ये कह रहा है कि गुण के विरुद्ध नाम होना के लिए लोकोक्ति कौन सी है? तो आंख के अंधे गांठ के पूरे नहीं भाई, आंख के अंधे गांठ के पूरे नहीं होगा। आंख से दूर दिल से दूर नहीं भाई होगा। फिर कह रहा है आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क नहीं भाई। आंख और कान का फर्क क्या है? इसमें 4 अंगुल का फर्क, इससे तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर आगे कह रहा है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, बिल्कुल सही है। आंख का तो अंधा है लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? सुखी हैं। आंखें सुखी हैं, अंधा है आंख से लेकिन फिर भी क्या है? सुखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में? देखना भाई क्या कहा गया इसमें, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे आंसर बताओ भाई क्या है इसका। इसमें कह रहा है कि आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला नहीं चूमने वाला होगा। आज बहुत गलती है पीडीएफ में, आज पीडीएफ में बहुत गलती है। ठीक है भाई, आप सुन रहे हो तो देख लेना। आकाश को चूमने वाला, ये चूमने वाला होगा। यहां पर थोड़ा सा इसको मिसप्रिंट कर लो यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं पीडीएफ वाले। ये होगा आकाश को चूमने वाला, थोड़ी सी मिस्टेक थी मैंने कर दी। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द बताना है, तो आपका आंसर आपको अच्छे से पता होगा। बहुत पुराना सवाल है कि आकाश को चूमने वाला उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको क्या बोलते हैं? बोले गगन चुंबी बोलते हैं, गगन चुंबी, गगन चुंबी। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गगन चुंबी, गगन चुंबी। गगन वेदी नहीं भाई, गंगाधरी नहीं भाई, गगन वेदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो गगन को चूमने वाला
गगनचुंबी। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है कि छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं। छंद में विराम को, ठहराव को क्या कहते हैं, विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं। आपका आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। तो आप कहोगे कि सर जी इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोले इसको बोलते हैं यति। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे यति कहते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है कि ठोस का विलोम शब्द है। ठोस का विलोम शब्द क्या बनेगा, जरा बताओ। ठोस का विलोम शब्द हमसे पूछा जा रहा है कि ठोस का विलोम क्या होगा। तो आप कहोगे ठोस का विलोम बन जाता है, ठोस का विलोम बन जाएगा तरल। तरल कोई वस्तु है जो ठोस है, और एक वस्तु ऐसी है जो कैसी है, मुलायम है या फिर तरल है, द्रव अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद बताओ भाई क्या बनेगा सुरेश के लिए। तो आप कहोगे सुर प्लस ईस बनना चाहिए। सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईश, सुर प्लस ईस बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर, इसको इस पर ई चढ़ा लो, क्योंकि बड़ा सुर तो बनेगा नहीं। यहाँ पर सुर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर बड़े की मात्रा नहीं आएगी, सुर नहीं होगा, सुर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको दिख गया होगा कि मैंने इस पर ई की मात्रा लगा दी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। सुर प्लस ईस। आप देखोगे जब आ और ई आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और इसकी मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से होती है। तो जहां पर आपको एक मात्रा मिल जाए, अब एक मात्रा चाहे ये वाली हो, ट्रिक बता रहा हूं, या फिर ये वाली हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुण संधि। क्या बोलते हैं, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है भाई, गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सुरेश है, तो अगर मैं महेश लिख दूं तो सुरेश, महेश, सुरेंद्र, है ना, या महर्षि, ये सब क्या बनेंगे, इनमें सब में गुण स्वर संधि बन जाएगी। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। प्यारा सा सवाल आपके सामने ये आ गया। आंसर बताओ तो मैं जानूं, आंसर बताओ तो मैं जानूं क्या आंसर होगा। अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। मैंने आपको अभी सिखाया था कि प्रत्यय क्या होता है। तो आप कहोगे जो मूल शब्द उसमें छुपा हुआ होता है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीज लगी हुई होती है, बाद में बोल रहा हूं, पहले नहीं, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। बोले ठीक है भाई, चलो प्रत्यय बोल दिया। और अगर पहले आ गया तो पहले आ गया तो उपसर्ग बोल देना, उसको क्या दिक्कत आ गई। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो मूल शब्द के पहले लगने वाले को उपसर्ग, मूल शब्द में बाद में लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है भाई। जैसे यहां पर लिखा हुआ है अंकुरित, क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है अंकुरित। अगर यहां पर अंकुरित लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ो भाई, इसको कैसे तोड़ोगे, तो आप कहोगे इसको तोड़ लो, अंकुर, अंकुर प्लस इत, ऐसे तो तोड़ोगे, अंकुर प्लस इत। तो ये जो बनेगा ये हमारा प्रत्यय बन जाएगा, ये हमारा प्रत्यय बन जाएगा, और ये हमारा मूल शब्द बनेगा। तो आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। बोले क्या है कि इत कहां पर है, देखो इत नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इत बनेगा क्योंकि यहां पर छोटी की मात्रा है, ना कि बड़ी की मात्रा है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। पंचम शब्द किसका पर्यायवाची है। पंचम शब्द किसका पर्यायवाची है, क्या पूछ रहा है, पंचम शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पंचम, ये पंचम नहीं होगा, यहां पर परचम होगा, परचम। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा गलत कर लेंगे। ये आज पीडीएफ में बहुत ज्यादा गलती है, सच में कई सवाल खराब हो गए। यहां पर परचम कर लेना, परचम, परचम। अब बताओ परचम शब्द किसका पर्यायवाची है। तो आप कहोगे परचम जो बोलते हैं वो बोलते हैं झंडे को। किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं झंडे को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं, ध्वज, ध्वज बोलते हैं। केतन बोलते हैं, केतन, केतन बोलते हैं।
और कुछ बोलते हैं क्या? और कुछ बोलते हैं? केतन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, बोले केतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो परचम और झंडा, ध्वज, केतन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बन जाएंगे किसके भैया? झंडे के पर्यायवाची। अगली पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कह रहा है कि जय लक्ष्मी श्री उदित हुई। श्री नहीं होगा यहां पर, सी होगा, यहां पर सी होगा। बड़ी गलती है भैया आज पीडीएफ में, क्या बात, सोते हुए बनाइए क्या? यहां पर कह रहा है हमसे कि जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, निम्न पंक्तियों में अलंकार है। निम्न पंक्तियों में अलंकार है, ये पूछ रहा है हमसे। तो आप अच्छे जानते हो कि जय लक्ष्मी सी, ये जो जय है ये कैसे प्रतीत हुई है? बोले लक्ष्मी सी दिखाई, उदित मतलब दिखाई देना या समान होना। तो जय जो है लक्ष्मी सी उदित हुई है, इसमें अलंकार पूछा है। और ऐसा अलंकार जहां पर सा सी, जहां पर सा सी से सरिस सरिस सम, ये इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो तो वहां पर क्या होता है? तो आप कहोगे वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो वहां पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। इसमें देखो बता देता हूं थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि इसमें शब्दों की, सॉरी, वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है भाई। यमक में क्या होता है? इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। उपमा मैंने आपको बता दिया। रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय और उपमान में अवेद हो जाए तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार हो जाता है। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देख लो क्या कह रहे हैं जरा। इसमें कह रहा है हमसे कि धूप दीप में समास है। धूप दीप में कौन सा समास है, ये पूछना चाह रहा है। तो धूप और दीप मतलब धूप छां, ऐसे कह सकते हो, धूप छां, इसमें कौन सा समास है ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, या फिर द्वंद्व समास होगा। तो आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। बोले इसमें आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धूप और दीप, धूप मतलब छां, यानी द्वंद्व समास में यह होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है भाई। और दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ उनके बीच में योजक चिन्ह भी होता है जो इसमें लगा हुआ है। ठीक है भाई। और इसको जब आप तोड़ते हो तो इसमें अथवा और या संबोधन समुच्चय बोधक शब्द भी इसके अंदर आते हैं, जैसे अथवा और किंतु परंतु ये सब आ जाते हैं। ठीक है भाई। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें जो होता है इसमें कारक शब्द लगे हुए होते हैं, इसमें कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं, का, की, के, से, के लिए, है ना। कारक जो होते हैं वो हमारे 8 हो जाते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? इसमें जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है, पहला पद वो विशेषण होता है। क्या होता है दोस्त? वो विशेषण हो जाता है। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष से हो जाता है। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है द्विगु के अंदर। ठीक है भाई। अगले पे आ जाते, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले में क्या कह रहा है? जैसे यहां पर आप में और भी अगर आपको थोड़े से बता दूं ना, जैसे यहां पर धूप छाम, धूप और दीप पूछा, जैसे पापा पाप, धर्मा धर्म, भाई बहन, इन सब में क्या होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम कौन सा है? अहीर, पता, घर या घृत। बिल्कुल सही, आपको सही दिख रहा है, बिल्कुल सामने आंसर भी बिल्कुल सही है आपका। जो यहाँ पर ये घृत लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है। तो जहां पर आपको ये मिल जाए,
लगा हुआ किसी शब्द में, जिस तरीके से इसमें लगा हुआ है, या फिर इसमें इस तरीके से रे मिल जाए, या फिर किसी में आपको इस तरीके से रे मिल जाए, या फिर आपको इस तरीके से रे मिल जाए, ये सब के सब क्या होते हैं भाई, ये सब के सब ऐसे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। या फिर आपको कोई वर्ण मिल जाए कैसा, जो संयुक्त व्यंजन है हमारे, छ, त्रय, ज्ञ और ऋषि, ये शब्द भी अगर आपको कहीं पर मिल जाए तब भी क्या बनेगा, वो तत्सम बन जाएगा। तो ये इनकी एक छोटी सी पहचान है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी शब्द हम बाद में देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है इसमें, कह रहा है कि निम्न में किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार आप अच्छे जानते हो, अनुस्वार जो होता है वो एक चंद्रबिंदी होती है। क्या होती है भाई, चंद्रबिंदी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख के, अगर मैं इसको ऐसे दर्शाऊं तो ये क्या बनेगा, ये अनुस्वार बन जाएगा, ये अनुस्वार बन जाएगा, ये अनुस्वार होगा। और अगर आप कहीं पर इस तरीके से चिन्ह देख लो, दो बिंदियां, तो इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको बोलते हैं क्या दोस्त, इसको विसर्ग बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं अयोगवा, दोनों ही अयोगवा होते हैं। अनुस्वार पूछ रहा है तो जहां पर अंकी बिंदी होगी वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर गंदा और गांव, अच्छा दो जगह दे दिया। देखो गांव की स्पेलिंग ये गलत है, गांव ऐसे नहीं लिखा जाता है। गांव जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, चंद्रबिंदी के साथ। यहाँ पर सुरेख रेखा होती है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सुरेख रेखा जो है सिर्फ एक में ही है। इस वाले में गांव ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर गंदा जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गंदा यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। आप देख लेना, गांव आपको कहीं पर अगर शुद्ध वर्तनी में मिले तो आप इसको मत लगा के आना, बल्कि इसको लगा के आना, ये सही होता है, वो सही नहीं होता है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, कह रहा है कि दिन किस प्रकार का शब्द है, दिन किस प्रकार का शब्द है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो दिन कैसा शब्द है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि दिन जो है एक ऋण शब्द है। कैसा, एक ऋण शब्द है दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋण शब्द क्या होता है, ऋण शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, या जो टूट ना सके कोई शब्द ऐसा, तो उसको हम ऋण शब्द बोलते हैं। जैसे कि आप रात ले लो, रात, रात भी क्या बनेगा, ऋण शब्द बन जाएगा। घोड़ा ले लो, घोड़ा, घोड़ा ले लो, ये भी क्या बनेगा, ऋण शब्द बन जाएगा। ऐसे शब्द जो तोड़े न जा सके वही हमारे ऋण शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वो उन्हें कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर, लिंग, वचन, कारक, कारक और काल के आधार, काल मतलब समय के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए दोस्त, उनमें परिवर्तन, उनमें परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन ना हो, जिनमें परिवर्तन, परिवर्तन क्या हो भाई, ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं। यौगिक शब्द किसको बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बना हो उसको हम यौगिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला, इसको हम मिटा लेते हैं और करते हैं फिर अगला। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, इसमें हमसे कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि गेहूं में कौन सा लिंग है, गेहूं में कौन सा लिंग है भाई बताओ। तो गेहूं में कौन सा लिंग है, तो गेहूं के अंदर आपको लिंग मिलेगा। देखो दो लिंग अपने यहाँ होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मैंने कहा था अगर आप इसको क्रिया से भी पहचान सकते हो, होता है तो ये पुल्लिंग बनेगा, और अगर होती है, अगर होती है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग। तो बताओ गेहूं होता है या होती है, तो आप कहोगे गेहूं होता है। अगर होता है तो क्या बनेगा भैया, पुल्लिंग। क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई। और स्त्रीलिंग क्या होती है, पुस्तक है, तो पुस्तक होती है या होता है, तो आपको पुस्तक होती है, तो पुस्तक क्या बनेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए पुस्तक जो बनेगी दोस्त वो हमारी स्त्रीलिंग बन जाएगी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत, जिंदाबाद।